चलिए मानते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1B। तो अभ्यास 1B को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण ये कहता है ना कि जब देखिए फिलहाल परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और योग पर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जब भी दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना तो जो आपको संख्या आ रहा है ना, वो अभी हम लोग को एक परिमेय संख्या ही है। तो क्या कर देगा, संवरक का प्रगुण संतुष्ट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिर संख्या जो आ रही है पी बाई क्यू के रूप में है और क्यू जीरो नहीं है, तो मतलब ये हम लोग को एक परिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ पर ना परिमेय संख्याओं में योग संक्रिया पर संवरक प्रगुण संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग को दिया क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण कह रहा है ना, अब देखिए योग पर ही हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो योग पर जब भी आप दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना, क्रम बदल कर जोड़िए। देखिए यहाँ पे ऋण 5/6 दिया हुआ है, इसमें जोड़ रहा है 2/7 जोड़ रहा है, और देखिए दूसरे में यहाँ पर 2/7 को पहले लिख दिया है और प्लस इसको बाद में कर दिया है ना। तो जब क्रम बदल कर हम जोड़ रहे हैं ना दो परिमेय संख्याओं को, तो देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है ऋण 23/42, ऋण 23/42 आ रहा है। मतलब दो परिमेय संख्याएं थी, हम लोगों ने उनका क्रम बदल कर भी जोड़ा ना, तो दोनों का उत्तर हम लोग का क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और यहीं अगर दोनों का उत्तर बराबर नहीं आता तो हम लोग कह देते क्रम विनिमय संतुष्ट नहीं कर रहा है ना। आ जाते हैं अब साचार्य प्रगुण पे। साचार्य प्रगुण में कहता है ना कि तीन परिमेय संख्याएं यदि आपके पास हैं और तीनों के बीच में प्लस का चिन्ह है योग का, तो यदि हम लोग ना किसी दो को साथ में लेकर हल करें, पहले दो को इन दोनों को साथ में लेकर हल कर लिया तो इतना आ गया, फिर जो तीसरा वाला बचा है उसको जोड़ लिया, तब भी देख रहे हैं उत्तर ऋण 7/60 आ रहा है। और फिर इसी प्रश्न को ना अब देखिए इन दोनों को साथ में लेकर हल कर दिया, ठीक है। इन दोनों को लेकर साथ में हल कर दिया, फिर इनको हल करने के बाद जो यहाँ पे तीसरी संख्या बची थी उसको साथ में जोड़ा, तो देख रहे हैं दोनों पर क्या आ रहा था, उत्तर हम लोग का वहीं आ रहा है, ऋण 7/60 आ रहा है। यहाँ पर भी ऋण 7/60 आ रहा है। मतलब किसी को भी लेकर पहले इन्हीं दोनों को लेकर पहले हल करें या इन दोनों को लेकर हल करें, तभी उत्तर हम लोग का सेम आएगा। तो हम लोग कह देंगे ना कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साचार्य प्रगुण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1B। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। जो सही रहेगा उसको हम लोग सत्य लिख देंगे और जो गलत रहेगा असत्य लिख देंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाले प्रश्न में, पहला में भी हम लोग पहला हल करेंगे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना प्रश्न, यहाँ पे दो संख्याओं को आपस में जोड़ा है, दो परिमेय संख्याओं को, और जोड़कर हम लोग को बता रहा है कि इतना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग जोड़कर इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ आ रहा है कि नहीं सही, तभी हम लोग बता पाएंगे कि सही है गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 4/5 हो गया और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और ऋण 4/5 दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए ऋण 4/5 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो ऋण प्लस माइनस का गुणा हुआ तो ऋणात्मक ही रहेगा, और फिर 4/5। और देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हर जो है यहाँ पे समान है दोनों परिमेय संख्याओं का, तो लस सेम ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋण 4 है, धनात्मक रहेगा, जुड़ जाएगा। हर 5 था तो इसको हमने लिख लिया, क्योंकि हर समान रहता है तो अंश में जो भी रहता है धनात्मक रहता है जुड़ जाता है, ऋणात्मक रहता है तो घट जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4। देख रहे हैं ऋण 4 मिलकर कितना हो जाएगा हम लोग का, ऋण 8 हो जाएगा। ऋण 4 मिलकर ऋण 8 हो गया और बटा 5। तो देख रहे हैं कि ऋण 8/5 आ रहा है, ऋण 8/5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोग को उत्तर में बराबर यही दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ये क्या बना, हम लोग का सत्य बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ पर सेकंड को बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं ऋण 6/7 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस 6 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या परिमेय संख्या नहीं बनेगा। देखिए हम लोग जानते हैं ना कि परिमेय संख्याओं में योग पर ना संवरक प्रगुण लगता है। मतलब दो परिमेय संख्याओं को यदि आप जोड़ रहे हैं ना तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पर इसको 6/1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो तभी भी हम लोग को क्या एक परिमेय संख्या यहाँ आएगी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग पर संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है। या तो फिर इसको हम लोग हल करके भी दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे ऋण 6/7 हो गया, यहाँ पे प्लस इसको 6/1 लिख देते हैं। लसा ले लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 इस 7 में इस 7 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 6 गुणते 1 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर 7 है, 7 में हम लोग ना 1 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 6 गुणते 7 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऋण 6, यहाँ प्लस 6×7 = 42 और यहाँ पे बटा 7 हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग 6 घटा देंगे, धनात्मक वाला अधिक है ऋणात्मक वाला कम है। यहाँ 42 में से आप 6 घटा देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 36 बच जाएगा, 36/7 बचा। तो यही देख रहे हैं हम लोग का क्या है परिमेय संख्या ही है।
तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो एक गलत हो जाएगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग सेकंड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर ये असत्य दिया हुआ है। यहाँ पर लिखना चाहिए था ना कि परिमेय संख्या है, लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं है लिख दिया, मतलब यह कथन जो था यह असत्य लिखा था, तो इसको हमने असत्य लिख दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में हमें दिया दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चलिए हम लोग तीसरा वाले को देखिए। तो कह रहा है ना कि जब दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ने पर क्रम बदलते हैं तो योगफल वही आता है रहता है। तो ये सही बात लिखा गया है ना, क्योंकि परिमेय संख्याओं पर क्रम विनिमय प्रगुण लगता है ना योग पर। तो हम लोग कह देंगे क्या, दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदल कर कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, है ना। यहाँ पर हम लोग यदि 1/2 ले लेते हैं और यहाँ पे 3/4 ले लीजिए, इसको जोड़िए, या फिर 3/4 ले लेंगे, यहाँ पे प्लस 1/2 है। इन दोनों संख्याओं को अलग अलग से आप हल करेंगे ना, तो दोनों से हम लोग को क्या आएगा, हल योगफल जो है बराबर ही आएगा। इसी को ही कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। और ये योग पर बात हो रहा है ना। देखिए योग पर बात हो रहा है, दो परिमेय संख्याओं में योग पर, और यहाँ पे क्रम विनिमय प्रगुण क्या करता था, संतुष्ट करता था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सत्य लिखा गया है। चलिए चौथा प्रश्न में दिया है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए हम लोग लिख देते हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए चाहे कितना भी परिमेय संख्याएं आप जोड़ें ना, परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो यह हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस पर समूहक प्रगुण लगता है ना योग पर। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है ना। तो यह असत्य कथन लिखा गया है ना, क्योंकि आप कितना भी परिमेय संख्या ले लीजिए, है ना, उनको जोड़ेंगे तो आप एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यह कथन हम लोग का असत्य दिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। तो देखिए हम लोग को दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ना है ना, तो हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस पर समूहक प्रगुण लगता है ना। परिमेय संख्याओं के योग पर समूहक प्रगुण लगता है। चलिए हम दोनों संख्याओं को पहले वाले प्रश्न में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऋण 3/4 है और प्लस यहाँ पे 3, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं, 1 और 4 का लसा हो जाएगा 4 ही आ जाएगा, और इस 4 से हम लोग भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। ऋण 3 गुणते 1 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, और 3 तो रहेगा ही। और इस 1 में ना, इस 4 में इस 1 से हम लोग भाग देंगे, 4 बार जाएगा, तो इसका जो 4 बार जाएगा तो 4 का यहाँ पर 3 में गुणा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का हम लोग 1 में गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा, और 4 3 कितना 12 हो जाएगा, और बटा 4। चलिए तो यहाँ पर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक वाला ज़्यादा है, ऋणात्मक वाला कम है, तो यहाँ पर 9 ही बचेगा, है ना। 12 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो 9 बचेगा, 9/4। ये तो जो कि देख रहे हैं हम लोग का एक परिमेय संख्या ही आ रहा है ना। तो हम लोग लिख देते हैं योगफल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, जो कि पी बाई क्यू के रूप में है, और हर जो है हम लोग का 0 नहीं है, और पी क्यू जो है कि पूर्णांक भी है हम लोग का। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ऋण 1 है और प्लस ऋण 2/3 है, इन्हीं को दोनों को जोड़ना है। चलिए तो यहाँ पे ये तो ऋण 1 रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा कर देंगे तो ऋण हो जाएगा 2/3, है ना। इसको भी हम लोग बटा 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ना 1 और 3 का लसा ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3। हम लोग 3 में ना 1 से भाग देंगे ना तो 3 बार जाएगा, तो ऋण 1 में क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण का चिन्ह तो है तो रहेगा ही, यहाँ पर 2 भी रहेगा। अब ना इस 3 से हम लोग भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो फिर 1 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे, है ना, 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का हम लोग 3 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ही प्राप्त होगा, और ऋण का चिन्ह रहेगा, और 2 1 2 हो जाएगा बटा 3। दोनों ऋणात्मक हैं संख्याएँ आपस में जुड़ जाएंगी। 3 में जो 2 जोड़ देंगे हम लोग का 5 हो जाएगा, ऋण 5/3 आ गया, और जो कि हम लोग का ये परिमेय संख्या ही है ना। यहाँ पर जो अंश वाला पूर्णांक है वो हम लोग का क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ पे हर में धनात्मक 3 है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर योगफल एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस पर संवरक प्रगुण लगता है ना। जो दो परिमेय संख्याएं थी और बीच में धन का चिन्ह था, योग पर संवरक प्रगुण लगता है ना।
संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर देख रहे थे कि परिमेय संख्या आ रही है, यहाँ पर सिद्ध भी हो जा रहा है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या। तो हमने लिख दिया कि योगफल एक परिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ना कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को दिया है दो परिमेय संख्याओं का योग दिया हुआ है। यहाँ पे ऋण 5/8 दिया है बराबर के इधर, और प्लस ऋण 9/13 इसमें जोड़ना है। और यहाँ पे ना संख्याओं को बस बदल दिया है। यहाँ पे ऋण 5/8 पहले दे दिया है तो यहाँ पे बाद में दे दिया है, यहाँ पर बाद में दिया है तो यहाँ पर पहले दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रम भिन्न में प्रगुण संतुष्ट करता है परिमेय संख्याओं में, है ना, योग पर। तो यहाँ पे दोनों का योगफल तो बराबर ही आएगा, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके सत्यापित करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। तीसरा वाले प्रश्न में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 5/8 और प्लस इसमें जोड़ना है ऋण 9/13 बराबर ऋण 9/13 प्लस ऋण 5/8। चलिए तो पहले बायां पक्ष को हम लोग हल कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष में हम लोग को यही है ऋण 5/8 है और प्लस यहाँ पे ऋण 9/13 है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5/8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 9/13। और यहाँ पर हम लोग 8 और 13 का जब आप लसा लेंगे ना तो इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का गुणा ही लसा हो जाएगा। 13 8 104 होता है, तो 104 हो जाएगा इसका लसा। 8 में अभी हम लोग ना इस 104 में ना 8 से हम लोग भाग देंगे तो 13 बार ही जाएगा, है ना। 13 8 104 होता है, तो यहाँ पर 13 बार में यह विभाजित हो जाएगा 104। 8 से भाग देंगे तब हम लोग, ठीक है। तो अब 13 का क्या हो जाएगा, ऋण 5 में गुणा हो जाएगा। ऋण 5 गुणते 13 हो जाएगा। ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही और यहाँ पर 9 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर ना 104 में हम लोग 13 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 13 8 104 होता है। 13 8 104 होता है ना, तो 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 8 को जितना भी है बार आता है अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 13 5 65 होता है, तो 13 5 65 हो गया ऋण। 8 9 72 होता है, तो 72 हो गया और बटा कितना 104 हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक है तो आपस में जुड़ ही जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6, इकाई का स्थान हम जोड़ रहे हैं 5 है, 5 2 7 हो जाएगा। इकाई का स्थान 7 हो गया। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं दाई का स्थान। 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। 137 हो जाएगा बटा 104। लेकिन यहाँ पे दोनों ऋणात्मक था तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। यही हम लोग को बायां पक्ष हल करने पर आया है ना, ऋण 137 बटा 104 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग दायां पक्ष को भी हल कर लेते हैं। दायां, चलिए तो हम लोग जोड़ लेते हैं ऋण 9/13 है और यहाँ पर चलिए एक बार पहले लिख ही देते हैं हम लोग ऋण 5/8 यही है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 9/13 और प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा 5/8। तो हम लोग जानते हैं कि 13 8 104 होता है। हम लोग यहाँ पर लसा लेंगे 13 और 8 का, तो कितना 104 आ जाएगा। तो 13 में हम लोग 104 में ना 13 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 8 का हम लोग 9 में गुणा कर देंगे। तो ऋण 9, यहाँ पर 8 का गुणा हो जाएगा और ऋण का चिन्ह है तो रहेगा ही। और यहाँ पर 8 में जब हम लोग ना 104 में 8 से भाग देंगे ना तो 13 बार जाएगा। यहाँ पे ऋण 5 तो रहेगा ही। यहाँ पर हम लोग 104 में ना 8 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो गया। चलिए फिर हम लोग इसको हल करते हैं। 8 9 72 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 ऋण का चिन्ह और 13 5 कितना 65 होता है, तो 65 हो गया बटा 104। चलिए इसको जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे ना तो इकाई का स्थान जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 5 2 7 हो गया और यहाँ पर 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। दोनों पर ऋणात्मक चिन्ह था तो ये तो ऋण ही हो जाएगा बटा कितना 104। तो हम लोग देख रहे हैं ना बायां पक्ष को भी हम लोग हल कर रहे हैं और तो ऋण 137 बटा 104 आ रहा है और दायां पक्ष को भी हल कर रहे हैं तो ऋण 137 बटा 104 आ रहा है। तो दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष रहेगा, बायां पक्ष बराबर हम लोग को दायां पक्ष आया। और इस तरह से ये प्रश्न पहला हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना 3 प्लस ऋण 7/12 हम लोग को दिया हुआ है बराबर ऋण 7/12 और प्लस 3। यहाँ पर भी ना योग का क्रम भिन्न में नहीं हमें लग रहा है। देख रहे हैं कि जो पहले संख्या है वो बाद में कर दिया, जो बाद में संख्या थी उसको पहले कर दिया, है ना, और जोड़ ही रहा है। तो चलिए हम लोग पहले बायां पक्ष को हल कर लेते हैं। बायां पक्ष जो कि हम लोग का 3 प्लस ऋण 7/12। चलिए 3 और यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा और 7/12 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बटा 1 लिख लेते हैं, है ना, और
12 और 1 का लसा 12 ही हो जाएगा। हम लोग 12 में 1 से भाग देंगे, 12 बढ़ जाएगा और 3 में गुणा हो जाएगा इसका, 3 गुणते 12, ऋण का चिन्ह, 7 तो रहेगा ही। और देखिए इस 12 में इस 12 से भाग देंगे तो 1 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, 1 का 7 में गुणा हो जाएगा। चलिए आगे भी इसको हम लोग हल करते हैं। 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे 36 हो गया। अभी 7 1 7 हो जाएगा बटे 12, है ना। तो हम लोग 36 में से यदि हम लोग 7 घटा देंगे ना, तो हम लोग का 29 बचेगा बटा 12। यही हम लोग को हल करने पर आया बायां पक्ष। चलिए यहाँ पर हम लोग दायां पक्ष को हल कर लेते हैं, दे दें दायां पक्ष, है ना। देखिए दायां पक्ष में हम लोग को दिया है ऋण 7 बटा 12, ऋण 7 बटा 12 है और प्लस का चिन्ह और 3 है। चलिए यहाँ पर कोष्टक में, चलिए कोष्टक एक बार हम खोल देते हैं, ऋण 7 बटा 12, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऋण 7 बटा 12 और प्लस 3, इसको हम लोग बटा 1 लिख देते हैं और 12 1 का लसा ले लेंगे तो हम लोग को 12 ही आ जाएगा। और इस 12 में इस 12 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का ऋण 7 में गुणा हो जाएगा, ऋण 7 गुणते 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, हम लोग ना 12 में 1 से भाग देंगे ना तो 12 बार जाएगा। यहाँ पर 3 तो पहले से है और 12 गुणा हो जाएगा, है ना। इस 12 में हम लोगों ने 1 से भाग दिया, 12 बार गया, 12 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो यही हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 7 का गुणा 1 में कर लेंगे तो ऋण 7 हो गया, 12 3 36 हो गया और बटा कितना 12। और देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 36 धनात्मक अधिक है, ऋणात्मक कम है, तो यहाँ पे धनात्मक वाला ही बचेगा। और इसमें 36 में से आप 7 घटा देंगे ना तो यहाँ पर आपका बचेगा 29 ही बचेगा और धनात्मक का बचेगा, है ना, क्योंकि धन वाला अधिक है, धन का बचेगा 29 बटा 12। तो देख रहे हैं दोनों संख्याएं हम लोग का बराबर आ रही हैं, है ना। क्रम बदल कर हम लोग हल कर रहे हैं, दोनों परिमेय संख्याओं का योग पर लग रहा है, तो यही क्रम विनिमय नियम होता है। तो देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया। यस, हम सेकंड वाला प्रश्न भी हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में हमें जो प्रश्न दिया है ना, चलिए पहले उसको हम लोग नोट करते हैं। ऋण 4 बटा 7 दिया हुआ है, कोष्टक बंद, और प्लस 1 बटा 4 दिया हुआ है और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाया है, मतलब इसको पहले हल करने के लिए बोला है। 7 बटा ऋण 16 बराबर यहाँ पे ऋण 4 बटा 7 है, प्लस 1 बटा 4 है और फिर प्लस का चिन्ह और 7 बटा ऋण 16 है। देख रहे हैं ना, 3 संख्याएं हम लोग को दी गई हैं, तीनों यहीं पर देखिए 1 2 3, जो तीनों जो दोनों हमको प्रश्न में दिया है ना, दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों में तीनों संख्याएं सेम ही है। बस यहाँ पर बोला है ना कि पहले इन दोनों को हल करिए, फिर यहाँ पर इन दोनों को हल करिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साचर्य प्रगुण लगता है परिमेय संख्याओं में योग पर, है ना। तो यहाँ पर यही साचर्य प्रगुण है, 3 संख्याएँ हैं, तो आप में उसमें से 2 को अपना, किन्हीं 2 को अपने साथ में लेकर हल कर सकते हैं। तो पहले इसमें इसको इन दोनों को लेकर हल करना है, फिर बाद में वही इन दोनों को लेकर हल करना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, पहले बायां पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष जो कि हमें दिया हुआ है ऋण 4 बटा 7 और यहाँ पे प्लस 1 बटा 4, इसको हम लोग को हल करना है पहले। 7 बटा ऋण 16, देखिए तो यहाँ पर चलिए हम लोग ना कोष्टक को खोल देते हैं पहले। यहाँ पे ऋण 4 बटा 7 लिख देते हैं और प्लस 1 बटा 4 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 बटा ऋण 16 को रहने देते हैं इसी तरह। चलिए यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा इसका लसा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में, तो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा लसा। चलिए तो ऊपर हो जाएगा ऋण 4 और इसे 28 में हम लोग इस 4 से भाग देंगे, तो इस 7 से भाग देंगे हम लोग 28 में, तो 4 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 होता है, तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 1 है तो 1 तो रहेगा ही। और देखिए इस 4 से इसमें हम लोग 28 में भाग देंगे ना तो 7 बार चला जाएगा, इस 28 में 4 से भाग दें तो 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे गुणते 7 आ जाएगा, प्लस 7 बटा यहाँ पे ऋण 16 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, ऋण 4 चौक 16 और 7 1 7 हो जाएगा और प्लस और बटा 28 बचा हुआ है अभी। चलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह और 7 बटा ऋण 16। चलिए अब यहाँ पर ना हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक अधिक है, धनात्मक कम है, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना ऋण 9 हम लोग को आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 7 घटा देंगे 16 में से तो 9 आएगा और ऋण वाला अधिक थे तो ऋण का चिन्ह हमने लगा दिया और बटा कितना 28 हो गया। चलिए और यहाँ पर अब इसको ना हम लोग, चलिए इसको साथ में अब हल कर लेते हैं। इसको तो हम लोगों ने हल ही कर लिया, है ना। ऋण 9 बटा हम लोग का 28 मिला, चलिए इसको हल कर दिया और प्लस 7 बटा ऋण 16 था। चलिए अब हम लोग ऋण 9 बटा 28 हो गया और यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 7 बटा 16। तो यहाँ पर हमको 28 और 16 का लसन लेना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग को 28 और 16 का लसन निकाल देते हैं हम लोग।
देखिए दोनों संख्याएं अभी 2 से विभाजित हैं, तो 2 से विभाजित कर दें, 2, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 से अभी विभाजित हो रहा है, 7 दूना 14 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 2 से विभाजित होगा, 4 दूना 8, फिर 2 से विभाजित हो रहा है, इसको 7, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से हम लोग विभाजित कर देते हैं, सब विभाजित हो गया, यही लसा आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लसा कितना हम लोग 28 का और 16 का निकालें, तो हम लोग को कितना आया, 2 कितना 4 बार है, 2 गुणते इस तरह से 4 बार 2 है और 1 बार 7 है। अब इन सब का आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 7 है 112 होता है, तो 112 आ जाएगा, इसका लसा आ रहा है, तो यही हम लोग का लसा हो जाएगा। चलिए 28 और 16 का हम लोग का लसा है 112 ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 112। अब क्या करेंगे ना, 28 को उठाकर 112 में हम लोग भाग देंगे, तो जब आप भाग देंगे ना, देखिए यहाँ से भी आप लसा से भी समझ सकते हैं। देखिए 28 है ना, तो 7 चौक 28 होता है, तो देखिए 2 दूना 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा, मतलब 4 आएगा, 4 बार आपको जाएगा, मतलब 28 से आप ना 112 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। अब 4 का हम लोग क्या कर दें, 9 में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ऋण 9 पहले से है, इसमें क्या हो जाएगा, 4 बार 28 से हम लोगों ने 112 में भाग दिया तो 4 बार गया, तो हमने इसको यहाँ पर गुणा कर लिया और यहाँ पर ये हो जाएगा 7। 112 में अब 16 से हम लोग भाग देंगे ना, तो 7 बार जाएगा, है ना, 16 7 112 होता है, तो 7 बार जाएगा, 7 का इसमें गुणा हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण है तो ये तो ऋण रहेगा ही, यहाँ पे 9 चौको 36 हो गया, ऋण का चिन्ह 7 7 49 हो जाएगा और बटा कितना 112। चलिए अब दोनों ऋणात्मक राशियाँ हैं, यह दोनों आपस में ही जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 9 है और 6 है, 9 6 15 हो जाएगा, 15 को 5 हासिल, अभी 1 लगा हुआ हम लोग को, तो यहाँ पे 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 85 आ गया, ऋण 85 बटा 112। बायां पक्ष को हमने हल कर दिया, तो यही हम लोग आ रहा है ऋण 85 बटा 112। अब हम लोग दायां पक्ष को भी यहाँ पर हल कर लेते हैं। चलिए यहीं पर हल कर लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दायां पक्ष जो कि हम लोग का है ऋण 4 बटा 7 है और प्लस बड़ा कोष्टक है 1 बटा 4 है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और 7 बटा ऋण 16 है, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। चलिए तो ऋण 4 बटा 7 हो जाएगा। पहले हम लोग इसको कोष्टक के अंदर वाले को हल करेंगे, है ना, जो बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। चलिए प्लस बड़ा कोष्टक बना देते हैं और यहाँ पर 1 बटा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग कोष्टक खोलते हैं। यहाँ पर अंदर ऋणात्मक राशि है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋण का धन में गुणा करेंगे तो ऋण ही हम लोग का आ जाएगा, ऋण 7 बटा कितना 16 हो जाएगा, कोष्टक बंद। इसी को हम लोग पहले हल करेंगे। चलिए ऋण 4 बटा 7 और फिर प्लस यहाँ पे अब 16 और 4 का हम लोग लसा ले लेते हैं, 16 4 का लसा 16 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 16 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको क्या कर देगा 4 विभाजित कर देगा और 16 भी, तो 16 ही लसा हो जाएगा। अब इस 16 में ना 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, तो 1 में 4 का गुणा हो जाएगा, 1 गुणते 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फिर ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, 7 तो रहेगा ही। अब 16 से हम लोग 16 में भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, है ना, तो गुणते 1 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए ऋण लिख देते हैं 4 बटा 7 कोष्टक बंद प्लस यहाँ पर अंदर हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 एकमा 4, यहाँ पे 1 में हम लोग 4 गुणा कर देंगे तो 4 एकमा 4 हो जाएगा ऋण, यहाँ पर 7 में 1 का गुणा कर देंगे, 7 एकमा 7 ही हो जाएगा और बटा 16 कोष्टक बंद, ऋण 4 बटा 7 कोष्टक बंद कर देते हैं। और 4 में से जब हम लोग 7 घटाएंगे ना, देखिए ऋण वाला अधिक है तो ऋण का ही बचेगा, तो बचेगा हम लोग का ऋण 3, 4 3 7 होता है, ऋण 3 बचेगा बटा 16। चलिए अब हम लोग कोष्टक भी खोल लेते हैं, यहाँ पे ऋण 4 बटा 7 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो ऋण ही बचेगा, ऋण 3 बटा कितना 16। अब चलिए 7 और 16 का हम लोग लसा ले लेंगे ना, तो इनमें कुछ आपस में मैच नहीं है, तो इन दोनों का गुणनफल ही होगा हम लोग का लसा। तो चलिए तो अब 16 7 कितना 112 होता है, 16 7 112। अब हम लोग 7 से 112 में भाग देंगे ना तो 16 बार ही जाएगा, है ना, यहाँ पर हम लोग 7 से 112 में भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, तो ऋण 4 तो रहेगा ही, इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 16 का, और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, यहाँ पे 3 भी रहेगा गुणते। और जब हम लोग ना 112 में इस 16 से भाग देंगे तो हम लोग का 7 बार जाएगा, तो 7 का हम लोग क्या कर देंगे 3 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 चौको 64, ऋण 7 लिखे 21 हो जाएगा और बटा 112। चलिए इन दोनों आपस में ऋणात्मक राशियाँ हैं, दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 1 5 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 2 8 हो जाएगा, और दोनों ऋणात्मक ही राशियाँ थी तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा बटे 112। तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष है आपस में बराबर ही आ रहा है, तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां
यही साहचर्य प्रगुण भी होता है ना, कि यहाँ पर आपके पास 3 संख्याएं हैं साथ में, तो अगर किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, आपका जो योगफल है वो समान ही आएगा, है ना। और इस तरह से हमने हल करके भी दिखाया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष आपस में बराबर आ रहा है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी का मान हम लोग को ऋण 15/11 हो, तो b प्लस a का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दो परिमेय संख्याओं पर हम लोग जानते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं, है ना। दो परिमेय संख्याएं हैं, आप इसको a प्लस बी करिए या b प्लस a करें, दोनों तरह से वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा। और यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है या संतुष्ट करता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। चौथे वाले प्रश्न को हम लोग लिख देते हैं, दिया है ए और बी परिमेय संख्याएं हैं। संख्या है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूँकि a प्लस बी हम लोग को दिया है, a प्लस बी बराबर ऋण 15/11, इसलिए हम लोग लिख देते हैं, इसलिए b प्लस a का भी मान कितना हो जाएगा, हम लोग का यही हो जाएगा, ऋण 15/11, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा, कारण भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। हम लोग लिख देते हैं, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, योग रहेगा, योग की संक्रिया पर यहाँ से लिख देते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं या संतुष्ट करती हैं। चलिए हम लोग संतुष्ट करें, लिख देते हैं, संतुष्ट करती है। तभी हमने लिखा, आप दो परिमेय संख्या हैं और उनके बीच में अगर यदि प्लस का चिन्ह है ना, तो आप उनको बदल कर भी हल करेंगे ना, या तो पहले एक को रखें और फिर या बाद में एक रखें, इस तरह से बदल कर भी हल करेंगे, क्रम बदल कर हल करेंगे, तभी भी आपका आंसर जो योगफल है वो सेम ही आएगा। ये एक क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करते हैं। चलिए को लिख देते हैं, को संतुष्ट करती हैं। इसलिए हमने लिखा कि a प्लस बी बराबर ऋण 15/11 दिया था, तो b प्लस a बराबर कितना, ऋण 15/11 हो जाएगा। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। देखिए, इसमें हम लोग को ना दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया है और फिर यहाँ पर बराबर के उधर ना क्रम बदल दिया है। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए, तो जो भी प्रश्न था हमने उसको यहाँ पर नोट कर लिया। देख रहे हैं ना कि जो दो परिमेय संख्या है दोनों का बस क्रम बदल दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर अगर 2 हम 3 मानकर हल करें ना, देखिए 2 + 3 है, यहाँ पर अगर लिखा गया है तो 3 + 2 होना चाहिए, है ना, तभी आपस में दोनों बराबर आएगा, बराबर का चिन्ह है। तो देख रहे हैं, तो ये चीज़ तो इसके बराबर है, तो यह वाला भी क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर योग का क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है ना, लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बस क्रम बदल दिया गया है, यहाँ पर यह बाद में संख्या है तो यहाँ पर इसको बराबर उधर पहले कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग इस संख्या को लिख देते हैं 5/11। और हम लोग कारण भी देंगे कि ऐसे हमने क्यों लिखा। हम लोग लिख देते हैं, परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है या इस प्रगुण को संतुष्ट करती हैं। अभी हम लोग घटाने पर पढ़ेंगे ना तो आपको सही नहीं आएगा। जैसे कि अभी देखिए ये हम लोग योग पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं घटाने पर रहता कि 2 में से आप 3 घटा देंगे तो ऋण 1 आ जाता, लेकिन जब 3 में से आप 2 घटाते हैं तो आपका 1 आ जाता, धनात्मक आता, ऋणात्मक आ जाता। तो यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि ये तो परिमेय संख्याओं में लगा रहे हैं आप, और योग की संक्रिया पर ये लग रहा है। देख रहे हैं धनात्मक का चिन्ह है तो धनात्मक योग पर लगा रहे हैं, है ना। और फिर लिख देंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है ना। और यहीं यहाँ पर अगर ना घटाने पर नहीं लागू होता है, तो हम लोगों ने यह कारण भी लिख दिया
कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन होता है। यहीं पर दो संख्याएं थी आपस में, बस पहले और बाद में कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर कितना 5/11 हम लोग का भरा जाएगा। इस तरह से यह पहला वाला प्रश्न जो था ये हम लोग का हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न में। सेकेंड में हमें जो भी प्रश्न दिया हुआ पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। तो सेकेंड वाले प्रश्न में हम लोग को यही दिया था, हमने इसको नोट कर लिया। तो देख रहे हैं ना, इसमें 3 परिमेय संख्याएं हम लोग को दिए गए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर परिमेय संख्या है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर जो है अभी हम लोग को भरना है कि क्या भरा जाएगा, और यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। और फिर यहीं पर देख रहे हैं कि यह तो परिमेय संख्या यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ भरना है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ऋण 7/12 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह है ना। तो अब यह तो बराबर इसके है, अब यहाँ पे 10 भी ऋण 10 भी इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा यही भरा जाएगा, है ना। क्या भरा जाएगा हम लोग का 5/6। और देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ना कि पहले इन दोनों को हल करना है। यहाँ पर जैसे जो भी हम लोग का प्रश्न है, 3 परिमेय संख्याएं दी गई, सबके मध्य में आपस में जोड़ का निशान है धन का। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले इन दोनों को हल करने के लिए बोला है, और यहाँ पर पहले इन दोनों को हल करने के लिए बोला है ना। तो यहाँ पर ना साचर्य प्रगुण लगेगा, क्योंकि साचर्य प्रगुण कहता है ना कि यदि आपके पास 3 संख्याएं हैं और तीनों के मध्य में जोड़ का निशान दिया हुआ है ना, धनात्मक धन मतलब जोड़ना है। तो यदि किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल करेंगे ना, अब इन दोनों को आप साथ में पहले लेकर हल कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, तो जो भी योगफल आएगा फिर तीसरी संख्या उसमें आप जोड़ देंगे, तो जो आपका योगफल आएगा। तो आप फिर दूसरी बार क्या करिए कि इन दोनों को लेकर हल कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को हल कर दें, जो योगफल आया फिर इसको आप जोड़ेंगे, तो देखेंगे कि दोनों का योगफल जैसे समान ही आएगा। जैसे साचर्य प्रगुण लग रहा है, जैसे देखिए यदि हम 2 + 3 + यहाँ पर चलिए 4 ही लिख देते हैं, और बराबर 2 + 3 + 4, इस तरह से हैं 3 परिमेय संख्याएं हैं। यदि आपस में धनात्मक है तो पहले इन दोनों को हल करिए, है ना। तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, और फिर 5 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 जोड़ेंगे, तो जो कि हम लोग का योगफल 9 आ जाएगा, है ना। इसको हमने हल कर दिया तो 9 आ गया। चलिए अब इसको बाद में ना इन दोनों को प्लस का चिन्ह है यहाँ पर फिर आप क्या कर देंगे, इन दोनों को साथ में लेकर हल करेंगे, है ना। तो 2 प्लस यहाँ पर 4 × 3 = 7 हो जाएगा, 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा। योगफल देखेंगे कि आपका बराबर ही आएगा, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, साचर्य प्रगुण कहते हैं, है ना। परिमेय संख्याओं पर योग पर लग रहा है, योग पर साचर्य प्रगुण लग रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे साचर्य प्रगुण इसको कहते हैं। गुणनफल जो योगफल रहेगा वो बराबर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी वही लिख देते हैं, 3 संख्याएं थी, आपस में योग का निशान था इनके बीच में, पहले इन दोनों को लेकर हल करें या बाद में इन दोनों को लेकर हल करें, योगफल क्या आएगा आपका समान ही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर ऋण 10 था, तो यहाँ पर भी ऋण 10 था, यहाँ पर ऋण 7/12 था, तो यहाँ पर भी ऋण 7/12 था। 2 परिमेय संख्याएं तो दी गई थी, लेकिन तीसरा हम लोग को नहीं था, है ना। तो यही वाला हम भरा जाएगा हम लोग का 5/6 ही भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5/6 था। तो हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कैसे क्यों लिखा, हम लोग लिख देते हैं परिमेय संख्याओं में योग पर हम बात करें, लिख देते हैं यहाँ पर योग की संक्रिया पर साचर्य प्रगुण का पालन होता है। लिख देते हैं साचर्य प्रगुण का पालन होता, या फिर साचर्य प्रगुण को संतुष्ट करता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए साचर्य प्रगुण में यही समझ लीजिए कि आप 3 संख्याएं हैं, आप किन्हीं 2 को साथ में लेकर हल करेंगे ना, तो आपका योगफल जो है समान ही आएगा, यही होता है साचर्य प्रगुण। तो इसी हिसाब से हमने भर दिया। यहाँ पर 5/6 नहीं था, यहाँ पर 5/6 दिया था, तो यही इसका प्रश्न का हल है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया सरल कीजिए, है ना। इस तरह से पहला प्रश्न, 2 प्रश्न हमें दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग छठा वाले प्रश्न करने वाले। यहाँ पर हम लोग को पहला जो प्रश्न है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 3/4 और प्लस ऋण 8/9। तो देखिए यही हम लोग को 3 परिमेय संख्या दिए गए और तीनों के बीच योग का निशान है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को हम लोग साथ में लेकर हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, है ना। देखिए क्योंकि इस पर साचर्य प्रगुण पालन होता है, तो देखिए हम लोग ना 5/8 को पहले ले लेते हैं और 3/4 को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 8 का हर जो है यहाँ पर लसा लेंगे, इन दोनों को साथ में लेकर हल करना ज़्यादा आसान है ना। तो 4 और 8 का लसा हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3/4 और प्लस 5/8, हम किन्हीं 2 को साथ में लेकर हल कर सकते हैं, है ना। प्लस यहाँ पर ऋण 8/9 अभी है। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने किसी को ले लिया, चलिए तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं साचर्य प्रगुण से हम लोग कर रहे हैं साचर्य प्रगुण, क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर साचर्य प्रगुण का पालन होता है। तो हम लोगों ने किन्हीं 2 को साथ में लेकर हल कर रहे हैं। देखिए 4 और 8 का लसा हो जाएगा कितना, 8 ही हो जाएगा। 8 ही वो छोटी छोटी संख्या है जिसको 4 विभाजित कर देगा, 8 विभाजित कर देगा। आप लसा निकालेंगे तो इसका 8 ही आएगा, तो 8 हो गया। चलिए अब यहाँ पर अंश में हम लोग का 3 है, गुणते यहाँ पे ना इस जो लस है इस हर से हम लोग भाग देंगे,
4 से इसमें 8 में हम लोग भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का अंश में गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 और प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर तो 5 है तो 5 तो रहेगा ही। और देखिए यहाँ पर हर में हम लोग का 8 है, 8 से इस 8 में हम लोग भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो 5 में गुणा 1 का होगा। और अभी प्लस 8 बटा ऋण 8 बटा 9 बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और 5 एकमा 5, 5 हो जाएगा बटा 8 प्लस अभी यहाँ पर हम लोग का ये बचा हुआ है ऋण 8 बटा 9। चलिए इसको अभी हम लोग कोष्टक में कर देते हैं। चलिए बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, हल करके देखिए यहाँ पर हम लोग 6 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो गया, 11 बटा 8 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कोष्टक इसका खोल देते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है और ऋण है, प्लस और ऋण का गुणा कर देंगे हम लोग तो ऋणात्मक ही आएगा, 8 बटा 9 हो गया। चलिए अब इन दोनों को हम लोग को योग करना है। चलिए इन दोनों का 8 का और हम लोग 9 का लसा ले लेते हैं। 8 9 हो जाएगा 72, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं करा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 72 ऐसे न्यूनतम सबसे छोटी छोटी संख्या रहेगी जिसको 8 विभाजित कर देगा और 9 भी, ठीक है। तो 8 9 72 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 11 में गुणा हो जाएगा। देखिए 8 को उठाकर इसमें 72 में भाग देंगे ना, तो 8 9 72 9 बार में विभाजित होगा, 9 का 11 में गुणा हो जाएगा, तो 9 हो गया, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, है ना। अब 9 से हम लोग फिर 72 में भाग देंगे, 9 से, तो 9 8 72 हो जाएगा, 8 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 8 का क्या हो जाएगा, इस 8 में गुणा हो जाएगा, 8 गुणते 8 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे 11 9 99 हो जाएगा, ऋण 8 64 हो गया और बटा कितना 72 आ जाएगा हम लोग का। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको घटा लेते हैं 99 में से। चलिए यहाँ पर 9 है, 9 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो 5 ही आएगा हम लोग का। यहाँ पे 6 है और 9 है, 9 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा हम लोग का, 35 बटा 72 आ रहा है। और 35 बटा 72 इस प्रश्न का हम लोग का हल है ना। इसी दो को हम लोगों ने साथ में लेकर हल कर दिया, इसको योग जोड़ दिया हम लोगों ने, तो यह हम लोग का 11 बटा 8 आया था। इन दोनों को, इसको और इसको लेकर हल कर दिया। अब ये हम लोग का जोड़ने को बचा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस और ऋण का गुणा कर दिया, तो ऋण 8 बटा 9 हो गया। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने 8 9 का लसा ले लिया और लसा हम लोग का 72 आ गया था। अब 72 में हम लोगों ने 8 से भाग दिया, 9 बार गया, तो 9 का यहाँ पे जो भी अंश में रहता है गुणा हो जाता है, तो फिर 9 से हमने भाग दिया, 8 बार गया, तो 8 का यहाँ पे अंश में 8 में गुणा हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों का गुणा करके लिख लिया 99, यहाँ पर 8 का गुणा करके 64 लिख लिया और घटा दिया बटे 72, तो जो कि हम लोग का 35 बटा 72 निकल कर है। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में हमें जो भी दिया हुआ है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। ऋण 9 बटा 10 है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह 22 हो गया और बटा 15 और प्लस 13 बटा ऋण 20 है। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग को इन दोनों को लेकर हल करना ज़्यादा आसान है ना। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 है हर में और यहाँ पर 20 है ना। तो इन दोनों का लसा हम लोग का 20 ही हो जाएगा। 20 ही वो छोटी छोटी संख्या होगी जो क्या कर देगी, 10 भी उसको विभाजित कर देगा और 20 भी उसको विभाजित कर देगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ऋण 9 बटा 10 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। 13 बटा ऋण 20 प्लस 22 बटा 15 हम लिख देते हैं यहाँ पे साचार्य प्रगुण। साचार्य प्रगुण, क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर साचार्य प्रगुण का पालन होता है, तो हम लोगों ने इसीलिए लिख दिया। चलिए पहले इसको हम लोग कोष्टक को खोल देते हैं। यहाँ पे 9 बटा 10 हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक चिन्ह यहाँ पे ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण ही मिलेगा हम लोग को। ऋण 13 बटा 20 हो जाएगा। पहले हम लोग इन्हीं दोनों को लेकर हल कर रहे हैं। चलिए प्लस 22 बटा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है और 10 और 20 का लसा कितना हो जाएगा हम लोग का 20 ही आ जाएगा, 20 होगा। और यहाँ पर हम लोग ना 10 से हम लोग 20 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 का हम लोग अंश में गुणा कर देंगे, तो ऋण 9 गुणते 2 हो जाएगा और ऋण का चिन्ह है तो रहेगा ही। अब यहाँ पर हम लोग ना इस 20 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा और एक का हम लोग 13 में गुणा कर देंगे, तो 13 गुणते 1 हो जाएगा और प्लस 22 बटा 15 तो रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 में हम लोग 2 को गुणा कर दें, 9 दूना 18 हो जाएगा। ऋण 13 का 13 ही रहेगा और बटा 20 हो जाएगा। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं, 22 बटा 15। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखिए दोनों संख्या आपस में ऋणात्मक है तो ऋण का तो चिन्ह रहेगा ही, ठीक है, और हर में 20 रहेगा। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 8 है और 3 है, 8 3 हो जाएगी 11 को एक हासिल 1 लगा और 1 2 और एक हासिल 3, 31 आ रहा है और प्लस कितना 22 बटा 15। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कोष्टक को खोल कर लिख देते हैं और जोड़ लेते हैं इसको भी। 31 बटा 20 है प्लस 22 बटा 15 है, तो 15 चौका 60 होता है ना, 15 दूना 30, 15 चौका 60 होता है और 20 तिहाई 60 होता है, तो 60 ही वो हो जाएगी हम लोग का छोटी छोटी संख्या, जिसको क्या कर देगा 15 विभाजित कर देगा और यहाँ पे 20 विभाजित कर देगा, है ना। बाकी यहाँ पर चलिए एक बार हम लोग लसा निकाल कर आपको दिखा देते हैं 15 और 20 का।
चलिए यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है तो यहाँ पर 15 को इस तरह रह जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। फिर अभी 2 से भाग जा रहा है तो 15 ही रह जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देते हैं 3 से, 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पर तो 5 ही रहेगा क्योंकि हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं तो सिर्फ 15 में ही जाएगा। फिर 5 से देंगे या 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इतना ही आपका लसा मिलेगा, जो कि मिलेगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 है ना, तो 60 ही मिलेगा आपको लसा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 60 रहेगा 60। अब 20 में हम लोग भाग देंगे है ना, 20 से हम लोग 60 में भाग देंगे तो 3 बार विभाजित कर देगा, 20 60 हो जाएगा और 3 का 31 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 31 में, और यहाँ पर हम लोग का गुणा कितना 3 बार भाग गया तो 3 बार और प्लस का चिन्ह, और 22 तो रहेगा और यहाँ पर 22 हो गया। और यहाँ पर 15 से हम लोग 60 में भाग देते हैं, 15 चौका 60 हो जाएगा और 4 का यहाँ पे 22 में गुणा हो जाएगा। तो 4 22 गुणते 4 हो गया। चलिए अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ना 31 में हम लोग 3 से गुणा कर दें, 3 एकमा 3 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह तो रहेगा, 3 एकमा 3 3 3 9 93 हो गया। और प्लस यहाँ पर हम लोग 22 में 4 से गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8 88 हो जाएगा और बटा अभी 60 है हम लोग का। चलिए यहीं पर हल कर देते हैं, यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको ना घटा देते हैं क्योंकि देखिए ऋणात्मक अधिक है धनात्मक कम है, तो ऋणात्मक ही बचेगा। चलिए वो कितना बचेगा हम लोग देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटा देंगे ना तो 5 आएगा है ना। अब यहाँ पर एक हासिल ले लिया यहाँ पे तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया तो घट जाएगा, यहीं सिर्फ आपका 5 ही बचेगा और वो भी ऋण का, ऋण 5/60। तो देख रहे हैं अभी अंश और हर ना 5 से विभाजित हो रहा है, तो चाहे तो 5 से विभाजित भी कर सकते हैं, ठीक है 5 से हम चलिए विभाजित ही कर देते हैं, 5 एकमा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकमा 5, एक बार तो चला जाएगा और एक और 0 बचा हुआ है मतलब 10 बचा हुआ है, तो हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 1/12 और वो भी ऋणात्मक का। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है ना, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, है ना। हम लोग को हल भी करना है, साथ में कोई अगर नियम लग रहा है संवरक प्रगुण या फिर साचर्य या फिर क्रम विनिमय प्रगुण, कोई नियम लग रहा है तो उसको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले 7वां वाले प्रश्न को। इसमें भी हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है 3/7 प्लस ऋण 5/14 कोष्टक बंद प्लस ऋण 11/14, यही हम लोग का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ना कि इन दोनों को यदि हम साथ में लेकर हल करें ना तो हम लोग को हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं दोनों को हम लोग को साथ में हल करेंगे क्योंकि लसा देख रहे हैं दोनों का सेम है। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 3/7 प्लस, और हम लोग ले लेते हैं इन दोनों को साथ में ऋण 5/14 और प्लस ऋण 11/14, और किन्हीं दो को भी साथ में लेकर हल कर सकते हैं और इसे ही कहते हैं हम लोग साचर्य प्रगुण, है ना। कोई भी आप धनात्मक संख्याएं आप किन्हीं दो को साथ में लेकर हल करेंगे तभी भी आपका क्या आएगा, योगफल समान ही आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे साचर्य प्रगुण परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया पर पालन होता है ना। तो इसमें से किन्हीं दो को आप साथ में लेकर हल कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों को लेकर साथ में हल करना आसान था तो हम लोगों ने इन्हीं को ले लिया। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, चलिए कोष्टक में हम लोग यहाँ पे कोष्टक छोटा कोष्टक खोल देते हैं, यहाँ पे ऋण 5/14 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस हो गए, ऋणात्मक ही बचेगा हम लोग को, ऋणात्मक 11/14 होगा। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं, 3/7 प्लस का चिन्ह। अब देख रहे हैं कि हर समान है तो अंश में जो भी रहता है धनात्मक रहता है जुड़ जाता है, ऋणात्मक रहता है घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लसा इन दोनों का क्या हो जाएगा 14 ही हो जाएगा। अभी से 14 से इसमें भाग देंगे, एक ही बार में जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो यही ऋण 5 ही रहेगा, है ना। और ऋण का चिन्ह यहाँ पर भी 14 में 14 से भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, एक का 11 में गुणा करेंगे तो यही आएगा आपका, है ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7 प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों राशियाँ ऋणात्मक हैं तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग यदि 5 में हम लोग 11 जोड़ दें तो हम लोग का कितना 16 निकल कर आ जाएगा, 16/14 हो जाएगा, 14 है। तो देखिए अंश भी हम लोग देख रहे हैं 2 से विभाजित है, हर भी 2 से विभाजित है, तो हम लोग क्या करते हैं अंश और हर को 2 से विभाजित ही कर लेते हैं। तो 2 से हम लोग विभाजित करेंगे, 2 8 16, तो अंश में 8 बचेगा और 2 7 14, तो हर में 7 बचेगा। तो यहाँ पर अंश और हर हम लोग का 2 से विभाजित हो रहा था, 2 से हमने विभाजित कर लिया। साथ में आसान भी करते हुए चलेंगे हम लोग प्रश्नों का, है ना। देख रहे थे यहाँ पर अंश और हर में कुछ विभाजित नहीं है, क्योंकि विभाजित करके हम लोग सबसे छोटा रूप में ही हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब यहाँ पर अंश और हर 2 से विभाजित हो रहा था, 2 से हमने विभाजित कर लिया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3/7 हो गया और प्लस यहाँ पर हमने हल कर दिया तो ऋण 8/7 हो गया है। और चलिए अब हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, 3/7 है हम लोग का, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही बचेगा। तो देख रहे हैं कि हर हम लोग का समान है ना। तो अंश में जो भी रहता है जुड़ घट जाएगा। यहाँ पे हर हम लोग का समान है, लसा मतलब 7 हो जाएगा, यहाँ 7 में 7 से भाग देंगे, एक बार में विभाजित हो जाएगा, एक का 3 में गुणा करेंगे 3 ही हो जाएगा, 3 ऋण 8 ही बचेगा हम लोग का, है ना। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धनात्मक वाला कम है, ऋणात्मक वाला अधिक है, तो ऋणात्मक ही बचेगा, है ना। 5 3 8 होता है, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 5 बचेगा,
और वो भी ऋण का 7। तो हमें यही 3 परिमेय संख्याएं दे दिया था, सबके बीच में योग का निशान था, है ना, जोड़ का। तो हम लोग साचार्य प्रगुण लगा दिया, क्योंकि साचार्य प्रगुण कहता है ना कि आप परिमेय संख्याएं यदि उनके बीच में धनात्मक धन का चिन्ह है तो आप किन्हीं दो को साथ में लेकर हल कर सकते हैं, तभी भी क्या आएगा, आपका योगफल जो रहेगा आपका हमेशा बराबर ही आएगा। किन्हीं दो को आप लेकर साथ में हल कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने लेकर हल कर दिया इन दो को साथ में, क्योंकि यहाँ पर हर देख लेते हैं हम लोग का 14 था, प्लस आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेकर हल कर दिया, तो यही हम लोग का ऋण 8/7 आया था। तो फिर इसको हम लोग ने 3/7 में जोड़ लिया, तो हम लोग को ऋण 5/7 इसका योगफल निकल कर आया। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न में। चलिए, जो भी हमें दिया हुआ है प्रश्न, पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। 2/5 हमें दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह, ऋण 8 बटा ऋण 3 दिया हुआ है, कोष्टक बंद, और प्लस 4 बटा ऋण 5 दिया हुआ है। चलिए, प्लस ऋण 2/3। तो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर 5 है, हर में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इन दोनों को साथ में लेकर हल करना आसान रहेगा। यहाँ पर देखें हर में 3 है, यहाँ पर भी हर में 3 है, तो इन दोनों को साथ में लेकर हल करना पड़ेगा, है ना। हम लोग साचार्य प्रगुण जानते हैं कि अगर धनात्मक संख्याएं हैं, है ना, सभी परिमेय संख्याएं हैं और बीच में उनके धन का चिन्ह है, तो हम लोग किन्हीं दो को साथ में लेकर हल कर सकते हैं। और साथ में आप लोग जानते हैं कि क्रम हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर है तो इसको क्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्रम विनिमय प्रगुण भी पालन होता है ना, परिमेय संख्याओं में योग पर। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, 2/5 को साथ में लेते हैं, साथ में इसको, है ना, 4 बटा ऋण 5 को। चलिए, और प्लस, और फिर हम लोग इसको साथ में ले लेते हैं, ऋण 8 बटा ऋण 3 को, इसको, और फिर यहाँ पर जो संख्या है हम लोग उसको ले लेते हैं, प्लस कितना, ऋण 2/3 को, है ना। जिसका हर समान था उसको हम लोगों ने साथ में ले लिया। इसको हम लोग साथ में लेकर हल करेंगे, और इसको, इन दोनों संख्याओं को हम लोग साथ में लेकर हल करेंगे, और यही होता है साचार्य प्रगुण। लिख देते हैं हम लोग, साचार्य प्रगुण, और कामा यह भी हम लोग लिख देते हैं क्रम में। हम लोगों ने क्रम इधर उधर बदला है ना। अगर इन्हीं दो को साथ में लेकर हल करते हैं तो वो तो साचार्य प्रगुण, है ना, कि किन्हीं दो को हम लोग साथ में लेकर हल करते हैं। लेकिन साथ में हम लोग परिमेय संख्याओं का स्थान भी हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, है ना, तो ये क्रम हम लोग उसका बदल रहे हैं, और कामा क्रम विनिमय रहेगा, क्रम विनिमय प्रगुण लिख देते हैं यहीं पे। ये दोनों प्रगुण लग रहा है। साचार्य प्रगुण में यही होता है कि आप परिमेय संख्याएं हैं और उनके मध्य में धन का चिन्ह है, तो आप किन्हीं दो को साथ में लेकर हल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको और इसको, है ना, जिसका हर 5 था, है ना, इन दोनों को साथ में ले लिया, और यहाँ पर देख रहे थे इसका हर भी 3 था, इसका हर 3 था, इन दोनों को साथ में ले लिया, और क्रम विनिमय हम लोगों ने क्रम इधर उधर किया परिमेय संख्याओं का, तो हम लिख दिया क्रम विनिमय प्रगुण भी लग रहा है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग पहले हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2/5 रहेगा, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक, या धनात्मक का चिन्ह, यहाँ पे ऋणात्मक, धन ऋण का चिन्ह होगा तो ऋण ही बचेगा, ऋण 4/5 बचेगा। कोष्टक चलिए बंद कर देते हैं, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देख रहे हैं ऋण का आपस में गुणा होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, ऋण का गुणा हो जाते तो आपस में धनात्मक हो जाएगी संख्या। यहाँ पे प्लस माइनस से गुणा होगा तो ऋण ही आ जाएगा, ऋण 2/3 हो जाएगा। चलिए, अब इसको देख रहे हैं कि हर हम लोग का समान है, हर हम लोग का समान है ना, तो अंश में जो भी संख्या रहता है धनात्मक रहता है जुड़ जाता है, ऋणात्मक रहता है तो घट जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे 2 ही रह जाएगा, 2 और ऋण यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 2 है और ऋण 4। चलिए इसको हम लोग अलग कोष्टक में, और प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देख रहे हैं हर हम लोग का 3 है, 3 में 3 से भाग देंगे, मतलब इन 3 का लसा क्या हो जाएगा, इन दोनों 3 का लसा 3 ही हो जाएगा। 3 में आप 3 से भाग देंगे, एक ही बार विभाजित हो जाएगा, 1 8 में गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, 8 ऋण 2 हम लोग का आया। चलिए अब इसको हम लोग हल कर देंगे ना, 2 में से हम लोग को 4 घटा देंगे तो ऋण वाला जाता है, तो ऋण का बचेगा, ऋण 2/5 बचा, और प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 में से 2 घटाएंगे तो आपको 6 बचेगा, 6/3। तो यहाँ पर 6/3 बचा हुआ है ना, तो देख रहे हैं कि दोनों अंश और हर ना 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से हम लोग विभाजित भी कर लेते हैं साथ में, 3 × 3 और 3 दूना 6। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो हम लोग को बचा हुआ है शेष, यहाँ पे ऋण 2/5 हम लोग को बचा हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 से अंश और हर को विभाजित कर दिया, तो यहाँ पे प्लस 2 हम लोग 1 लिख देते हैं ना, 2/1 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इस तरह लसा निकाल देंगे, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे 3 में 2 से भाग देंगे सिर्फ 2 ही बचेगा, 1 हमने लिख दिया ताकि हम लोग 5 और 1 का लसा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 1 का लसा कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा हम लोग का, 5 1 का लसा, इस 5 में हम लोग इस 5 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का ऋण 2 में गुणा कर देंगे तो हम लोग का ऋण 2 ही आ जाएगा, है ना। चलिए ऋण 2 गुणते 1 लिख देते हैं, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही। अब इस 5 में ना 1 से हम लोग भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 में हम लोग का कितना गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 5 का गुणा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बाकी इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो यहाँ पर ऋण 2 में हम लोग 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 2 ही रहेगा, और प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटा हम लोग का कितना 5 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे धन वाला अधिक है, धन 10 है और ऋण 2 है। धन में से आप 10 में से 2 घट जाएगा तो हम लोग का 8 ही बचेगा, धनात्मक वाला अधिक था तो यही बचा, और बटा 5।
ये 8/5 ही हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।